व्यवस्था को समझने के लिए हमने कहा कि धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। एक जिसको कहा कि पदार्थ, मटेरियल, दूसरा कहा प्राण, वेजिटेशन, तीसरा कहा जीव, एनिमल किंगडम, और चौथा ज्ञान अवस्था, जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है, मानव। पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी और मिट्टी, पत्थर। पीछे दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं छोटा लिख रहा हूं। पीछे विजिबल है बोर्ड? चल रहा है? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें ड्रॉ करता हूं और आप देखिए कि इस डायग्राम को देख के आप क्या परसीव करते हैं। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ऊपर लिखा है कि 4 अवस्थाएं हैं, उसमें से पहला पदार्थ, दूसरा प्राण, वेजिटेशन, तीसरा जीव, एनिमल किंगडम, चौथा ह्यूमन बीइंग, जिसको कहा कि ज्ञान अवस्था। ऊपर में एरो मार्क्स हैं और 3 एरो मार्क्स के साथ क्वेश्चन मार्क है। ये डायग्राम को देख के आप तक क्या मैसेज आ रहा है? कुछ आ रहा है? सारी चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। तो जैसी भी मिट्टी रहती है उसमें जिस तरह के पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पौधे वापस आदमी के लिए फ्रूट्स, अनाज उपलब्ध होता है, पशु पक्षी के लिए भी कुछ उपलब्ध होता है, वापस वो पेड़ पौधे मरते हैं, तो जमीन का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो और बढ़ता है। मानव नेचर के साथ में जिया तो क्या किया? पदार्थ के साथ में जिया तो कैसा जिया? लिया और वापस नहीं दिया। तो बेसिकली एक शब्द में हम कह रहे हैं कि मानव नेचर के साथ में जैसा जिया, उसको एक शब्द में बोल रहे हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ हम देखें तो हर मानव किसी परिवार में पैदा होता है। हर परिवार किसी समाज के रूप में व्यवस्थित होता है। समाज में सब कुछ ठीक से चले उसके लिए हमने कुछ व्यवस्था बनाई है। इसके नीचे मैं लिख देता हूं मानवकृत, मैन मेड। जैसे क्या मानव ने क्या क्या बनाया व्यवस्था के रूप में? जैसे एजुकेशन मैन मेड सिस्टम है, जस्टिस, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, व्यापार करने के तरीके, लॉ एंड ऑर्डर। टेक्नोलॉजी की बेसिक जो दर्शन है या उसका जो साइंस है वो नेचर का नियम है। हाँ, टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हमने कुछ बनाया है। तो इससे कहा कि मानवकृत व्यवस्था। यदि इनके बीच के रिलेशन को, ऊपर में कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं? देखिए, पदार्थ और पेड़ पौधे के बीच में कोई झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, और पशु पक्षी और पेड़ पौधे के बीच में भी कोई झगड़ा नहीं है। वो सब एक दूसरे की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी देते हैं और कैसा जी रहे हैं? जीने दो और जियो। मिट्टी की जितनी ताकत है वो पूरी ताकत लगा देती है ताकि पौधा मैक्सिमम फर्टाइल, मैक्सिमम ठीक ठाक हो। पौधा वापस मर के उस मिट्टी की ताकत को और बढ़ाता है। तो जीने दो और जियो। पेड़
पेड़ पौधे भी वैसे ही है, जीने दो और जियो। तो पूरी प्रकृति में जो तरीका है जीने का, वो दूसरे को जीने देकर अपने जीने के स्वरूप को बनाता है। हम कैसा जिए? तो मानव कैसा जिया? प्रकृति के साथ में जिया, तो ग्लोबल वार्मिंग। अब मानव का परिवार में जीना देखते हैं कैसा है। ऊपर कितने क्वेश्चन मार्क, नीचे कितने क्वेश्चन मार्क आएगा? नीचे नीचे कितना क्वेश्चन मार्क आएगा है? नीचे कितना क्वेश्चन मार्क आएगा है? कितना आएगा है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको लगता है कि पेरेंट्स उसको नहीं समझ पा रहे, और पेरेंट्स को क्या लगता है? क्या लगता है पेरेंट्स को? ये मनमानी करना शुरू कर दिया है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बच्चे का कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स बढ़ रहे हैं। किसी भी मानव, किसी भी हम देखें कि समाज के साथ हमारा, किसी भी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाए और पूछा जाए कि यार बताया समाज से तेरा क्या रिलेशन, क्या उत्तर मिलेगा? घर में रिश्ता नहीं, समाज है? दिया ही क्या है? इस पूरे सिस्टम में जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि एक तो वो सिस्टम है जो मानवकृत है, जो मैन मेड है ना। एक वो सिस्टम है जो नेचुरल है। क्या नेचुरल है? एटम एक नेचुरल व्यवस्था है, मॉलिक्यूल एक नेचुरल व्यवस्था है, एक पेड़, पूरा वेजिटेशन, पूरा है ना, ये एक अपने आप में प्रकृति में एक व्यवस्था है। सूरज, धरती, चांद, सितारे अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं, ये एक व्यवस्था है। तो जब यहां व्यवस्था कहा जा रहा है तो उस नेचुरल ऑर्डर को कहा जा रहा है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है। वो कैसा है, एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं। कैसा है? एक एटम कैसा है? एटम अपने आप में व्यवस्था है कि कोई साइंटिस्ट उसको बैठ के गवर्न करता है कि ये अपने आप में व्यवस्थित रहे? एटम अपने आप में व्यवस्था है। मॉलिक्यूल, तो कुछ एटम मिलके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, उनसे मिलके कोई सेल्स बनते हैं, सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन्स, आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम्स, आपस में मिलके बॉडी बनती। और ये बॉडी अपने आप में एक व्यवस्था है क्योंकि इसके साथ हम ठीक से जी रहे हैं। तो प्रकृति में देखते हैं तो सिस्टम कैसा है? ये बॉटम अप है कि टॉप डाउन है? नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है? नीचे से ऊपर है, बॉटम अप है। तो प्रकृति में हम देखें तो व्यवस्था कैसा है? नीचे से ऊपर है। व्यवस्था का आधार क्या है? व्यवस्था का आधार क्या है? यदि एटम अपने आप में ऑर्डर में नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल ऑर्डर में रह सकता है ना? तो व्यवस्था का आधार क्या है? एटम व्यवस्था का आधार है। यदि मॉलिक्यूल अपने आप में ऑर्डर में नहीं है तो कई सारे मॉलिक्यूल क्या आपस में मिलकर कोई ऑर्डर को व्यक्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो बेसिकली व्यवस्था का आधार क्या है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और फिर व्यवस्था में भागीदार है। Every unit is in order by itself and it has a very defined role in a order as a whole. पूरी व्यवस्था में एक बिल्कुल निश्चित भागीदारी है, वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन हो, तब वो उससे बड़ी व्यवस्था में, उससे बिगर ऑर्डर में अपने रोल को प्ले करता है। इसमें कोई शंका नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेस है, ये पकड़ में आएगा तो फिर अपने साथ क्वेश्चन मार्क समझ में आएंगे। ये ठीक हो गया? और क्या है? इससे ये भी समझ में आया कि सारी यूनिट्स किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल्ड है या ये सेल्फ कंट्रोल्ड है? सेल्फ कंट्रोल्ड है।
तो सारे यूनिट्स अपने आप में सेल्फ कंट्रोल्ड है, स्वयं में व्यवस्था अपने आप में सेल्फ कंट्रोल बोल रहे हैं, और वो अपने आप में दूसरे के द्वारा नियंत्रित है कि स्वनियंत्रित है? स्वनियंत्रित है। तो बेसिकली स्वनियंत्रित है। यदि पूरे सिस्टम को हम देखें, इसको देखें, तो कैसा दिखाई दे रहा है? मानव का मानव के साथ जैसा जिया तो ग्लोबल वार्मिंग, मानव फैमिली, समाज और प्रकृति के मैन मेड सिस्टम के साथ जैसा जिया तो उससे क्या मिला? फैमिली वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग। गर्म होने से क्या होता है? टूट जाता है, फट जाता है। तो गर्म होने से जो नेचर में हो रहा है वो हमारे सामने आ रहा है, उसमें मेरे को बहुत कहने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पहले से बहुत कुछ पता है। तो सारी एजुकेशन के साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी देन है? ये ग्लोबल वार्मिंग एजुकेटेड लोगों के कारण है कि इलिटरेट लोगों के कारण है? एजुकेटेड में भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड के सामान्य एजुकेशन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, ये लोग सामान्य प्रतिभा के लोग नहीं है ना, समाज में अच्छी प्रतिभा के लोग। और यदि आदमी की संबंधों में जीने की योग्यता देखें तो एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ संबंधों में जीने की योग्यता घटी है कि बढ़ी है? घटी है। तो एक बात बहुत क्लियरली सामने आ रही है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है वैसे वैसे प्रकृति के साथ में जीना और मानव के साथ में जीना, दोनों में जीने की योग्यता आदमी की बढ़ी है कि घटी है? ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब शासन को देखें, शासन कैसा है? जिसको व्यवस्था बोलते हैं। शासन कैसा है? ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर है? ऊपर से नीचे है। शासन का मतलब है कि किसी पीएम, सीएम या सेक्रेटरी में सारा पावर सेंट्रलाइज्ड है ना? तो ये ऊपर से नीचे है। उसमें हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है, ऐसा है क्या? ये सारे शासन में लगे हुए लोग ये अपने आप में व्यवस्थित हैं कि अव्यवस्थित हैं? देखो कितनी एक जैसी आवाज आती है। ये स्वयं में अव्यवस्थित रहते हुए ये व्यवस्था दूसरों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। ये स्वनियंत्रित है कि पर नियंत्रित है? पूरा सिस्टम में ये सब पर नियंत्रित है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या शासन को व्यवस्था कहें? अगर व्यवस्थित है तो शासन का बेसिक डिजाइन बॉटम अप है कि टॉप डाउन है? शासन का बेसिक डिजाइन ही उल्टा है, टॉप डाउन है। टॉप डाउन हमको स्वीकार नहीं है। आपके ऊपर कोई शासन करे ये आपको स्वीकार है क्या? और मानव उतनी ताकतवर चीज है, यदि उसको कोई चीज स्वीकार नहीं होगी तो वो रास्ते निकाल लेगा। तो व्यवस्था का स्वरूप क्या हुआ? जिसमें सभी इकाइयां आपस में हार्मनी में है, उसका नाम व्यवस्था है ना? जिसमें सभी इकाइयां आपस में हार्मनी में है, उसका नाम व्यवस्था है। तो अभी का परिवार व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? अभी का आदमी अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? क्योंकि उसकी थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट है। पास्ट को लेके भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। आदमी खुद में अपने आप में हार्मनी में है कि डिसहार्मनी में? डिसहार्मनी। तो आदमी खुद में अव्यवस्था। तो बेसिकली मानव जब से इस धरती पे पैदा हुआ है तब से वो अपने रहने के तरीकों को सजाते आया है। जितने भी तरीके हमने अब तक अपनाए उनसे जो भी अच्छा हो सका वो हमारे सामने है, जो अधूरापन है वो हमारे सामने है। अब तक ये अधूरापन दबा हुआ था, अब ये अधूरापन खुल के सामने आ गया है। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम और अफोर्ड कर सकें। तो एक नया अनुसंधान सामने आया, तो हमने देखा कि मानव के अलावा पूरी प्रकृति में ऑर्डर है। मानव के अलावा कोई डिसऑर्डर दिखाई देता है?
मानव के अलावा सब कुछ अपने ऑर्डर में है, मानव ऑर्डर में नहीं है। तो मानव ऑर्डर में नहीं है तो नेचर के साथ में ग्लोबल वार्मिंग, मानव ऑर्डर में नहीं है तो खुद में भी उबलते रहता है बैठे बैठे भी, और फैमिली में भी उबलना जारी है, समाज में उबलना जारी है, और हमारे सिस्टम तो उबल ही रहे हैं, है ना। क्या कोई प्रैक्टिसेबल विकल्प हो सकता है? तो ये प्रैक्टिसेबल विकल्प हो सकता है कि यदि आदमी समझदार होता है। कैसे समझदार होगा? क्यों जीना है, कैसे जीना है? परिवार में सबको समझदार होने की जरूरत है कि पिताजी के समझदार होने से परिवार चल जाएगा? सबको समझदार होने की जरूरत है। और समझदारी हर आदमी समझदार होना चाहता है कि कोई कोई होना चाहता है? हर आदमी समझदार होना ही चाहता है। कैसा? जबकि उसके लिए समझ सुखदायी होगा, उसके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो हर आदमी ऐसा होना ही चाहता है। तो बेसिकली जिसको हम शासन कह रहे हैं, तो अभी जिसको हम शासन कह रहे हैं वो अपने आप में व्यवस्था नहीं है, ये समझ में आता है। तो हम क्या यात्रा करेंगे? हम शासन से व्यवस्था की यात्रा करेंगे। ये कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? स्वयं से शुरू होगा। मेरे परिवार से, मेरी फैमिली में आएगा। जैसे हम देखते हैं कि जितने कॉलेज के लड़के लड़कियां या स्टूडेंट शिविर करने आते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स आए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भी समझदार होने की जरूरत है, क्योंकि वो भी काफी उपद्रव करते हैं। एनआईटी रायपुर में जब हमने शिविर किया था, पहला शिविर नहीं किया था, कॉलेज में हमने बात की कि हम इस तरह की कोई बात करना चाहते हैं, तो कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि ये स्टूडेंट्स कंपटीशन पार करके इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, ये हमारी क्लासेस नहीं करते हैं जिससे इनको कैरियर बनेगा, आपकी बात तो ये सुनेंगे ही नहीं। अब सारे तो मेरे पिता की उम्र के लोग थे, 15 साल 10 साल पहले की बात है, तो मैं भी क्या बोलता। और 2 घंटे का हमारा सेमिनार। तो बोले बात आप ठीक बोल रहे हो, इस तरह की बातें मंच से बोलने में ठीक लगता है, आर्टिकल लिखना भी ठीक लगता है, पर ये सब प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो बैठे बैठे आइडिया आया, तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि कॉलेज में 30 लड़के जो किसी की नहीं सुनते हैं उनको हमको 5 दिन के लिए दे दो, उसके बाद जो वो बोलेंगे उसके अनुसार चलेंगे। वो बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा कोई अधिकार भी नहीं है कि आपको दे दें, ये सब हेडेक हैं, जितने चाहिए उतने ले जाओ। ये 2001 की बात है। तो अब क्या करें, माला वापस अपने गले में। तो हमने कॉलेज में एक सेमिनार, ओपन सेमिनार किया, परमानेंट सक्सेस। उसमें से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है, उसने अपने व्यूज कितने परफेक्टली रखे। उसने कहा कि सर जब हम स्कूल में होते हैं तो हमको लगता है कि टीचर हमको प्यार करता है, माँ बाप के साथ भी एक अपनापन, आजकल थोड़ा सा वो भी कम हो गया है, 10 साल पहले कुछ ठीक होगा, और या अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ ठीक है, कहीं नहीं भी ठीक है, लेकिन टीचर के साथ एक अपनापन और परिवार के साथ एक अपनापन के साथ हम 12th तक पहुंचते हैं। 12th के बाद जैसे हम कॉलेज में आते हैं, और स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि अब कोई हमारा नहीं। ये जो बेगानापन है, जो लावारिसपना है, ये फ्रस्ट्रेशन हमारे भीतर फिर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने के लिए हमको मन करता है। वो हमारी भड़ास को हम कई तरीके से निकालते हैं। तो हम गलती करते हैं, ये हम स्वीकारते हैं, पर हमसे ज्यादा समझदारी की जरूरत हमारे टीचर्स को है। ऐसा बोल के वो रो दिया, नहीं रोया होता तो काफी गड़बड़ हो गया होता। तो उनके एक्सप्रेशंस के बाद ये आ गया कॉलेज में कि नहीं, कॉलेज में इसकी जरूरत है, और एजुकेशन, बोले जितनी हमको हमारी रेगुलर इंजीनियरिंग की जरूरत है उससे ज्यादा हमको इसकी जरूरत है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर एनआईटी में ये रेगुलर कोर्स में हो गया। तो कुल मिलाकर ये तो समझ में आ रहा है कि आदमी के साथ हमारी कोई ब्रांच आदमी के साथ काम नहीं कर रही है। मेडिकल साइंस के साथ काम कर रहा है, शरीर के साथ, बाकी सारा इंजीनियरिंग के साथ काम कर रहा है, मटेरियल के साथ। तो हमारी कोई भी ब्रांच आदमी के साथ काम नहीं करती, इसलिए आदमी हमेशा उतना ही अनियंत्रित रहता है। वही बात अपन तो कल चर्चा की है, टीचर अधिक झगड़ा करते हैं आपस में कि बच्चे अधिक झगड़ा करते हैं? हम बड़े लोग ज्यादा गलती करते हैं कि बच्चे अधिक गलती करते हैं? खुश होकर बोलते हैं। पर ये गलत नहीं बोल रहे हैं, हमको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब वो पर्दा जो ढका हुआ था ना, वो उठ गया है। कल तक ये बच्चे बोलते नहीं थे, एक परंपरा थी कि हम पिताजी के सामने हमने कभी मुंह नहीं खोला था, लेकिन अभी ऐसा है क्या? अभी ऐसा है क्या? अभी कैसा है? जो जी में आए।
जी में वही आता है जो आजू बाजू हो रहा है? पिताजी मुंह नहीं खोलते हैं। अब इज्जत बचाने के लिए क्या करेगा आदमी? कुछ तो करेगा। तो इन परिस्थितियों में कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शुरुआत का एक बच्चा अपने पिताजी को यदि जवाब देता है, अपनी मदर को यदि जवाब देता है, ऐसा करके क्या वो सुख पाता है? क्यों भाई बता दो। जब भी कभी अपने मम्मी पापा को भी जवाब देते हो कि नहीं देते हो? है? देते हैं ना? साफ साफ बता देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। कितने लोग बता देते हैं? काफी लोग बता देते हैं। जब भी ऐसा बताना पड़ता है अंदर से कैसा लगता है? बेकार लगता है। फिर भी क्यों बताते हो? एक बार ही हम बोलते हैं कि हमको बड़े बोलते हैं आप अपनी बातें हमसे शेयर करिए, आपको जो बातें हमारी गलत लगती है हमें बताइए। और दूसरी बारी अगर हम उनकी किसी बात पे टोकते हैं या हम कहते हैं ये बात उचित नहीं लग रही है, सही नहीं है, तो वो कहते हैं जवाब दे रहे हो या बदतमीजी कर रहे हो, इस तरीके से। हाँ जी, बड़े लोग बता दें, अब इसमें क्या करें? बड़े लोग बैठे हैं, बता दो कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। कितने पेरेंट्स ही कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो उसमें आप क्या सोचते हो आप भी बता दो। अभी तो ओपन फोरम है, पेरेंट्स इसका जवाब देगा। हाँ जी, बच्चे लोग तरीके से नहीं बोलते हैं, एक जवाब ही आया है। कोई भी सिस्टम में नहीं रहना चाहता। सिस्टम में रहने के लिए सिस्टम है नहीं। सिस्टम तो बनाया गया है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, शासन के द्वारा। और जो भी सिस्टम है जिसमें जैसे अपन सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं भी एक सिस्टम में नहीं रहना चाहते हैं, चाहे उसके कई अवगुण हैं, भ्रष्टाचार और ये सब, उसमें जो बैठे हैं वो नहीं रहना चाहते। उनकी वो जिन पर शासन करना चाहते हैं, हम जैसे लोग नहीं करना चाहते। हमारे अंडर में जो है वो नहीं रहना चाहते। हमारे परिवार में अब बड़े शासन में नहीं रहते, हम भी नहीं रहते, हमारे छोटे भी नहीं रहना चाहते। हाँ जी, मैं 2-3 लाइनें बोल रहा हूं और उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, एक तो हमने व्यवस्था शब्द पे चर्चा किया और एक तो हमने कहा कि प्रकृति में अपना एक व्यवस्था है। सूरज अपने टाइम से निकलता है, छिपता है, एटम, मॉलिक्यूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबका आचरण अपने आप में निश्चित है ना? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मानव बाकी सबका व्यवस्था नेचुरल है। मानव का व्यवस्था उसके विचार से नियंत्रित है, उसकी समझ से नियंत्रित है। तो जब तक मानव अपना व्यवस्था को नहीं पहचानता है, सूरज अपने व्यवस्था को पहचाना हुआ है बाय नेचर, पशु पक्षी अपनी व्यवस्था को पहचाना हुआ है बाय नेचर। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि शेर का मूड चेंज हो गया, आज घास खाना शुरू कर दिया, गाय का मूड चेंज हो गया, मालिक को खा गई, है ना? अमेरिकन बकरी मांस खाने लगे, ऐसा नहीं है। बकरी पूरे संसार में कहीं भी होगी उसका आचरण निश्चित है। शेर पूरे संसार में कहीं भी होगा उसका आचरण निश्चित है। निश्चित है का मतलब हमको पता है वो कब क्या करेगा। आदमी के बारे है ना, मैं बार बार कहता हूं, हमने अपनों से दुख पाया है, ये अपने हमने सुख पाने के लिए बनाए थे। तो आदमी का एक निश्चित आचरण है जो समझ से तय होता है, और वो समझ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली एक तो ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था हमको बनाना है, कि व्यवस्था है ही एग्जिस्टेंस में, उसको केवल पहचानना है। हमारे द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो नेचर में व्यवस्था है जब तक उससे मैच नहीं करता है तब तक वो उसके साथ में हार्मनी के साथ हम नहीं जी सकते। तो बेसिकली नेचर में एक व्यवस्था है, आदमी के लिए भी एक नेचुरल व्यवस्था है। जब तक हम उस नेचुरल व्यवस्था को नहीं पहचानते तब तक हम अपने खुद में भी नेचुरल व्यवस्था को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे पहचान पा रहे हैं? भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, कितना सारा मटेरियल है जो हमारे पास अकेले में है, जिसको दूसरा नहीं जानता है, उसके बावजूद जिंदगी भर हमारे पास चलता है। इसका मतलब है कि आदमी का जो नेचुरल हार्मनी है, जो नेचुरल व्यवस्था है, उसको हम नहीं पहचान पा रहे। तो कैसे उस नेचुरल व्यवस्था को पहचान सकें ताकि हम नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो सकें। हम नेचुरल ह्यूमन बीइंग होंगे तो फैमिली में हार्मनी होगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो व्यवस्था शब्द अभी डिफरेंट है। अभी हम अपनी बनाई हुई जो कुछ नियम, कायदे, कानून है उसको व्यवस्था बोलते हैं। यहां व्यवस्था से मतलब है कि एक नेचुरल ऑर्डर है। तो नेचर में आदमी के अलावा सब कुछ नेचुरली व्यवस्थित है। आदमी किसी समझ के आधार पर व्यवस्थित होता है। वो समझ को थोड़ा सा और आगे देखते हैं।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा डिस्कशन बहुत बार आगे पीछे जाता है।